चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लासेस को। आपका टीएससी जेईई की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक हम फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी के 2 लेक्चर कर चुके हैं और ये आपका वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना ही जाना है कि जो वर्क होता है, नेट वर्क डन जो होता है, वो फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है। और आपने क्या क्या जाना? आपने ये चीज के बारे में जाना कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कि जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, जिनको पाथ की जरूरत ना हो, जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता हो, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जो पाथ पे डिपेंड करता हो, जिसको पाथ की जरूरत हो, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो, वो क्या कहलाता है? आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ओके। और क्या क्या पढ़ा आपने? आपने ये पढ़ा कि चेंज इन या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, कहाँ लगाते हैं उसको। आपने ये जाना था कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वो कहता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसके ऊपर आपने काफी क्वेश्चन भी किए हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन था जो हमने कल होमवर्क में दिया था, आइए सबसे पहले उसका यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था, आइए एक बार उसका यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और पावर एनर्जी, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। आपको ये वाले पॉइंट्स दिए हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि पाथ ए सी बी, पाथ जो ए सी बी है उसका नेट वर्क डन आपको बताना है। और आपको क्या दिया है? फोर्स इज इक्वल्स टू 6xy आई कैप न्यूटन। इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स वाई है और उसका कोई भी रिलेशन हमको नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? इसमें पाथ पे जाएंगे। तो कैसे? वर्क डन एसी में जाने में जो वर्क डन करेगा वो प्लस वर्क डन टू गोइंग सी बी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? नेट वर्क डन, मतलब ए सी बी के टोटल पाथ में जितना वर्क डन करेगा उसके बराबर आ जाएगा। क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गए, तब क्या करेंगे? पाथ चेक करेंगे। यहाँ पर इस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 4। देखो यार, ये टोटल क्या है? 4 है। तो इसका मतलब पूरी हाइट कितनी होगी? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये सी वाई पे बैठा है। अगर कोई पॉइंट वाई पे बैठा होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब एसी पाथ में क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 6xy, लिमिट कहां से कहां तक? देखिए एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 0। वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे? 4। भैया जो 0 ही कर दिया तो फिर लिमिट में क्या फायदा? इसका मतलब वर्क डन टू एसी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। अब सीबी का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। एक्स का वैल्यू चेक करिए। तो यहां पर इस सीबी वाले पाथ में वाई का वैल्यू कितना है? देखिए वाई का वैल्यू कितना है? 4 है सीबी वाले में। और एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू नहीं पता हमें। इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? नहीं पता ना हमें। इस पूरे सीबी के लिए तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? आप जो इंटीग्रेशन है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ क्या करोगे? एक्स एक्सिस पे जाओगे, छोटा सा पार्टिकल पकड़ोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे, तभी तो आपको पूरा एक्स की लेंथ मिलेगी। और वही तो हमको चाहिए। इसका मतलब हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे? डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ 6xy और किसके रिस्पेक्ट में? डीएक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे? वैसे भी आई कैप हमें दिया है तो डीएक्स ही आएगा। अब देखो वाई का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 24x डॉट डी एक्स। एक्स का इनिशियल लिमिट कितना है? 0। और फाइनल लिमिट कितना है? ये कितना है? 4। 24x का कितना हो जाएगा?
सिंपल। तो वर्क डन कितना आ गया अपना 192 जूल के समथिंग वर्क डन आ जाएगा एसीबी पाथ के लिए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन के जरिए इसको समझने का ट्राई करते हैं। अब आपको बोला है ए बी पाथ के अलॉन्ग बताइए, इस वाले पाथ के अलॉन्ग बताना है आपको। इसके सब कुछ नजर आया, ये क्या होता है भैया, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर मुझे इसका थीटा पता लग जाए तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी और m बराबर क्या होता है tan थीटा, और c क्या होता है इंटरसेप्ट, वो कितना काट रहा। तो इसका क्या हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, लेकिन हमें स्लोप पता करनी है। स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, या तो tan थीटा या फिर dy बाई डी एक्स, और c क्या होता है अपना इंटरसेप्ट, वो कितना काट रहा है। तो जो ये 0 से स्टार्ट हुआ तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आपको m निकालना है, स्लोप बतानी है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उसका भी इलाज है। tan थीटा से कर सकते हो। देखो थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, ये लंब है, लंब का वैल्यू कितना दिया है 4, और आधार भी कितना है, ये टोटल कितना है 4 है ना, कोऑर्डिनेट 4 दिए भी 4 हो गया, ये कोऑर्डिनेट 4 दिए भी 4 हो गया। तो थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया 4/4। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1, तो tan थीटा 1 कब होता है एट 45 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना आ गया 1 आ गया। इस तरीके से y बराबर क्या हो गया x हो गया। तो ए बी पाथ के लिए वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई आई कैप का मतलब डी एक्स डायरेक्शन में, x बराबर y है, इसका मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा 6x² डॉट डी एक्स, और लिमिट यहां से यहां तक 0 से 4, यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ अपना कितना आंसर आ गया 128 जूल। ए बी के पाथ में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा 128 जूल के समथिंग आपको वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ए ई बी के अलॉन्ग पूछा है, ए ई बी। अब इसमें क्या दिया आपको वाई और एक्स में रिलेशन दिया कि हम नहीं निकाल पाएंगे, पैराबोलिक पाथ बन गया ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रिलेशन दे दिया, अगर नहीं देता तो हम निकाल ही नहीं पाते। चलिए कैसे निकालेंगे एक बार देखते हैं। y बराबर है यहाँ पे x²/4, तो करिए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। लिमिट लगा दीजिए अब काम। ओहो 4 4 16, ये आ गया इसका आंसर 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर कितना आ गया 96 जूल। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, और कोई इसमें है तो यही हमसे 4 पार्ट पूछे थे और वो चारों पार्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए। आपको पता भी लग गया हो गया ऐसे क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करना, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हो गए। चलिए तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। हमने और भी जेई में से कुछ डिवाइसेस होमवर्क में दिए थे, एक बार उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को शुभारंभ करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि f बराबर दिया है 6x आई कैप, और कोई होमवर्क कहाँ दिया है, नहीं और कोई होमवर्क हमने यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है नॉर्मल। चलिए तो अपनी आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कल हमने फोर्स निकालना सीखा था, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, फोर्स दिया हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, और उनके भी 5 प्रकार की वैरायटी कल हमने डिस्कस करी थी कि भैया पहला तो डिस्प्लेसमेंट वाला था, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आ गया, फिर दूसरा था इंटीग्रेशन वाला, फिर था कि एक्स और वाई वाला इंटीग्रेशन, फिर था डीआर वाला इंटीग्रेशन, फिर था एक्स वाई एक साथ है और डीएक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और फिर आ गया ये वाला इंटीग्रेशन।
इस तरीके से हमने काफी मेथड देखे, मतलब ये सारे कंसेप्ट देखे कि अलग अलग केसेस में कैसे वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका बेसिक मजबूत हो गया होगा और आप एक एक क्वेश्चन आप बनाने के लायक बन चुके होंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं यहां पर कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, या सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, आपने पढ़ा है कि नेट वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। इसका मतलब वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन कंजर्वेटिव बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ये याद रखेंगे कि जो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव होता है उसका माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आधा है। आप ये याद रख के चलेंगे क्या जी, कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस में वर्क डन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव भी लग दिया, वर्क डन कंजर्वेटिव। याद रख के चलेंगे क्या जी, कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस में वर्क डन कंजर्वेटिव। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव के बराबर आती है। अब आप देखिए, मैं अगर वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव को यहां रखूं तो ये माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव हो जाएगा, और ये क्या होता है अपना पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये तो नेगेटिव है, प्लस में पी आएगी। चेंज होता है, चेंज में लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल प्लस फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस बाहर कॉमन लिया। अब आप देखिए, जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करते हैं तब आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, पूरी सिस्टम की एनर्जी मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे बोलते हैं। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज योर क्या जी? मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनल हो गया और ये मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल हो गया। तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव किसके बराबर आता है? मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल के बराबर आता है। अब यहीं से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का निर्माण होता है। क्या जी? अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव, जैसे टेंशन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर टेंशन का वर्क डन जीरो हो जाए तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो गया तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब K1 प्लस के फाइनल पी फाइनल बराबर यू फाइनल प्लस यू इनिशियल प्लस पी इनिशियल। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। लेकिन आपको पता लग गया होगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कंडीशन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप कभी लगा पाएंगे, कब लगा पाएंगे? जब आपका नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन जीरो हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होगा, तभी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे। मतलब K1P1 बराबर K2P2 आप तभी लगा पाएंगे जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तभी लग पाएगा जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होता है। तो ये क्या होता है? अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। इस तरीके से आपने सीख लिया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से पहले हम सीखेंगे अगर धरती जो फोर्स लगाती है उसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक बार हम समझने का ट्राई करते हैं। हम सीख रहे हैं वर्क डन बाय mg। वर्क डन बाय mg।
मान लीजिए ये h हाइट पर आपका m मास का एक पार्टी ब्लॉक रखा हुआ है जो कि h हाइट ऊपर है, ठीक है, h हाइट ऊपर। तो आपसे बोला है आपको a से b जाना है, a से b जाना है, तो आपको बताना है mg के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा। तो हम जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। तो नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, mg, नीचे की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब वर्क डन क्या आ गया, a से b के लिए वर्क डन आ गया a से b के लिए माइनस mgh। तो a से b के लिए आपका वर्क डन आ गया यहाँ पे माइनस mgh। लेकिन अगर वो b से a की तरफ आ रहा हो तो सर क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब वर्क डन b से a की केस में क्या आ जाएगा आपका, प्लस mgh। क्या आ जाएगा आपका, प्लस mgh आ जाएगा। अब यहां देखिए, क्या यहां कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, नहीं, तो इसका मतलब यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया जा सकता है ना। तो यहां ब्लॉक के पास कोई भी क्या नहीं है, ब्लॉक के पास कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, देखिए समझिए, ये वर्क डन कंजर्वेटिव है और वर्क डन कंजर्वेटिव क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी यहां से, माइनस में mgh के बराबर। तो अर्थ जो फोर्स लगाती है, तो अर्थ के द्वारा या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया किसी भी ब्लॉक के लिए, mgh आ गया। किसी भी ब्लॉक के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh। मान लीजिए अगर वो ब्लॉक यहां पर रखा है, मैंने किसी एक फ्रेम को फिक्स कर दिया, ये वाली फ्रेम को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इनिशियली वो कहां पर है, h हाइट नीचे है, ये इनिशियली कहां पर है, h हाइट नीचे है, ये वाला पॉइंट अगर ब्लॉक यहां होता, फाइनल यहां, ये इनिशियल है, या आप कह दो ये इनिशियल है ये फाइनल है, बी से ही लगाना है आपको, बी से ए पता करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करेंगे, देखिए हमने किसी एक पॉइंट को फिक्स करना होगा। सबसे पहले मैंने ऊपर वाली पोजीशन को फिक्स कर दिया और ये इसकी इनिशियल पोजीशन मैंने बोल दी। क्या ये स्टार्टिंग में किसी हाइट पर होगा, क्योंकि आपने सर ये फिक्स कर दिया है तो इसका मतलब ये किसी हाइट पे नहीं है, तो हाइट 0 हो गया, तो इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, ये वाला पॉइंट अब यहां पहुंच गया है, इसका मतलब इसके बीच में इतना डिफरेंस है, और इतनी हाइट का डिफरेंस कितना है, h, मतलब इसमें h हाइट का डिफरेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, माइनस mgh। ये आपका पोटेंशियल एट यू पर आ गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, यू बी माइनस यू ए। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर प्लस mgh। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, प्लस mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस mgh। क्या होता है, माइनस mgh। और आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है जी, ऐसे कैलकुलेट करनी है, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देना है और उसको इनिशियल कर लेना है। इनिशियल ये वहीं पर होगा, इसका मतलब कोई हाइट नहीं होगी, लेकिन फाइनल पर कोई ना कोई हाइट होगी, तो यहां पर 0 और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी h आ जाएगी। तो इस तरीके से चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया हमारा, mgh आ गया। लेकिन ये कब है, जब वो b से a की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर वो a से b की तरफ जाता तो क्या आता, माइनस mgh आ जाता, ए से बी की तरफ जाता तो क्या आता, माइनस mgh आ जाता। तो जैसा केस वैसा कंडीशन। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि वर्क डन mg पर वर्क डन कैसे निकालेंगे आप, और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। यहां धरती काम कर रही है, मतलब mg आएगा, माइनस mg। यहां कौन वर्क डन कर रहा है,
अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ तो कितना आया था, माइनस mgh, लेकिन अगर ऊपर का बोलता तो कितना आता, प्लस mgh। या आप अपने दिमाग लगा के निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमने आज क्या पढ़ा अभी तक, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाया जाएगा, और एनर्जी जो वर्क कर रहा है उसको, वर्क डन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अभी तक हमने ये सीखा। हमने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, फ्रिक्शन जब चैप्टर चल रहा था तो वो टॉपिक कुछ रह गया था, तो उस टॉपिक को आज हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, और वो फ्रिक्शन के बचे हुए टॉपिक को आज खत्म करने के बाद आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। चलिए, फ्रिक्शन के जो टॉपिक रह गया था उसको एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि एमजी वर्क डन कैसे लगाता है। एमजी वर्क डन कैसे लगाता है जी, ऐसे लगाता है, समझ लिया ना। एच हाइट ऊपर था तो एमजीएच हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh, हमेशा याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और साइन आप अपने हिसाब से ले लीजिए। जिधर डिस्प्लेसमेंट अगर उसके विपरीत आप जा रहे हैं तो माइनस, और उसी दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, जैसे आप काइनेमैटिक्स में सीखा था वैसे आप यहाँ भी करेंगे। चलिए, तो mgh में हमने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे जिनका डिस्कशन रह गया था, एक बार उन होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, और फ्रिक्शन का जो भी काम बचा हुआ था उसको भी पूरा कर लेते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन है, एक फोर्स है F जो कि ब्लॉक पर लग रहा है, और ब्लॉक का मास है 20 kg। फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लांक 0.5 दिया है। मिनिमम फोर्स पूछा है स्लाइड करने के लिए, ब्लॉक को हिलाने डुलाने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा। अच्छा, थीटा कितना होगा, मिनिमम फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक, थीटा तो दिया ही नहीं। अब ये कहानी हमें यहाँ पे दी गई है। हम जानते हैं एफ मिनिमम का फॉर्मूला हमने बताया था क्या आता है, म्यू एम जी डिवाइड में रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। याद रखे चलिए, कभी भी स्लाइड को इस केस में अगर मिनिमम पुश करना होता है तो कितना मिनिमम देना पड़ता है, म्यू एम जी अपॉन में रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू का फॉर्मूला वैल्यू एम जी 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, मतलब 0.25 कितना हो जाएगा, 1.25 नम 100, 125 अपॉन में 100। आप बस कैलकुलेट कर लीजिए, 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 5, 25 100 यहाँ कितना आ गया अपना √5 एंड 4 अंडर रूट से जाएगा 2, और वो ऊपर जाके ऊपर गुणा में हो जाएगा। पॉइंट हटाया, 0 हटा, 2 दूनी 4, 40। इसको क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, अपना आंसर कितना आ गया 40 √5 न्यूटन का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आपका ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। तो यही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और हमने ये भी पढ़ा था कल के यहाँ पर फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, क्या पढ़ा था कि अगर tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू होगा तब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और tan थीटा बराबर म्यू होगा तो रेस्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, और tan थीटा अगर म्यू से कम हुआ तो क्या होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन ये किसके केस में होता है, ब्लॉक के केस में होता है। ये कौन से वेज वाली कंडीशन में होता है ये सब कहानी। और tan थीटा बराबर क्या होता है, म्यू आता है। tan थीटा बराबर क्या आता है, म्यू, जो कि एक अपोजिंग फोर्स की तरह काम करता है। चलिए, इसी बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, एक बार उसको ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ये वेज है 37 डिग्री, इसका मास कितना है 10 kg। ओके, क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक इज 10 kg रिलीज ऑन इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू एक बार 0.5 दिया है और एक बार 0.8 दिया है। तो क्या पूछा है आपसे, ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछा है, और फाइंड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बताना है एक तो, और एक आपको एक्सीलरेशन बताना है ब्लॉक का। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले tan थीटा निकालिए। tan 37 का वैल्यू कितना होता है भैया, 3/4 होता है शायद, निकाल देते। थ्री बाय फोर ही होता है। 3/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.7। तो पहला म्यू कितना 0.5, क्या tan थीटा से 0.5 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, मतलब
यहां पर पहली वाले केस में क्या हो जाएगा, tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, इसका मतलब कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा महाराज जी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो उसका एफबीडी बनाते हैं, यहाँ एम जी जिसका कंपोनेंट, तो एम जी कॉस थीटा, इधर नॉर्मल, इधर फोर्स एफ और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, इधर फोर्स एफ, इधर एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल बराबर क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन बराबर क्या आ जाएगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, पीछे वाला फोर्स आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ ही आएगा ना, तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स। एक बार फोर्स निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा किधर जा रहा है। तो म्यू के का वैल्यू 0.5, एम कितना है 10, जी कितना 10, कॉस थीटा 37, मतलब कितना होता है 4/5। तो मुझे भी याद होगा, तो कितना आ गया 40 न्यूटन। इधर कितना आएगा, tan 3/5, तो इधर आ गया 60 न्यूटन, बड़ा किधर इधर, मतलब एक्सीलरेशन बराबर 60 - 40/10। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्शन द्वारा लगाया गया फोर्स कितना आ गया 40 न्यूटन। दैट्स डन, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सर अगला क्वेश्चन देखिए, म्यू बराबर कितना दिया है आपको, 0.8 दिया है। म्यू बराबर हमको दिया है 0.8, म्यू का वैल्यू इस बार tan थीटा से ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक। और कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो भैया ब्लॉक किस में रहता है, रेस्ट में, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, करके भी देख सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू पूछा तो फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल देते हैं। तो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल तो अभी भी कितना रहेगा अपना, एमजी कॉस थीटा रहेगा। म्यू ए का वैल्यू म्यू एस बदल जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई में ये, तो कितना आ गया अपना 64 न्यूटन। और इधर कितना लग रहा है 60 न्यूटन, तो फोर्स ज्यादा लगा दिया, इसका मतलब मूव ही नहीं करेगा, यहां से भी प्रूव हो गया। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है सेकंड केस में, 64 न्यूटन। कितना लग रहा है 64 न्यूटन लग रहा है। और क्या बॉडी मूव करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि tan थीटा इज ग्रेट, tan थीटा का वैल्यू म्यू के वैल्यू से कम है। तो हमें याद भी रख लेना, कभी भी tan थीटा का वैल्यू म्यू से कम होगा तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और tan थीटा का वैल्यू म्यू से ज्यादा होगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा। दैट्स हैविंग टू बी डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक टॉपिक रह गया था कि मनुष्य वॉक कैसे करता है, और आइए उसको थोड़ा समझते हैं। और 2 ब्लॉक सिस्टम में काम कैसे करना है, और लिविंग वो कैसे चलता है, और वहां पर लिमिटिंग केस कैसे लगाएंगे, वहां फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारे टॉपिक हमारे रह गए थे। आइए एक बार उनका यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इंसान या कोई भी आदमी कैसे वॉक करता है, एक बार यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से मूव कर पाते हैं, हम कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं करते। मैन कैन ऑलवेज मूव बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैन कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं कर सकता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कार, या जिसका भी टायर राउंड शेप में होता है, वो जिसकी वजह से भी मूव कर पाता है वो फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी भी वहां काइनेटिक फ्रिक्शन लगता ही नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो वो स्लिप कर जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगा, जबकि स्लिपिंग नहीं होता, हम सही से चल पाते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। वहीं तेल वाली जगह पर हम चल नहीं पाते, लेकिन वहां तो फ्रिक्शन नहीं है, मतलब हम अच्छे से चल पाने चाहिए, लेकिन वहां हम अच्छे से चल नहीं पाते। द रीजन इज बिकॉज वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग अस, या कार को चलाने में। तो इसका मतलब जब हम चलते हैं, समझिए, जब हम चलते हैं, जब हम पैर आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जो पूरी बॉडी है, इसका जो नॉर्मल है वो पीछे की तरफ लगता है, इसको अपोज करने के लिए। तो उसे लगता है, देखिए कैसे चलता है इंसान, इंसान कैसे चलता है, ये क्या करता है, एक पैर आगे बढ़ाता है और दूसरा वाला पैर हवा में रखता है। तो जब ये आगे बढ़ाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मल पीछे की तरफ करती है, क्योंकि पीछे वाला पैर पीछे की तरफ है, तो बॉडी का जो नॉर्मल लगता है वो पीछे की तरफ लगता है। अब आपको पता क्या है,
कि फ्रिक्शन जिधर फोर्स लगता है उससे उल्टी तरफ लगता है, तो फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे की तरफ। आप चल भी कहां रहे हो? आगे की तरफ। तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी आगे और आप चल भी आगे रहे हैं, तो इसीलिए आप फ्रिक्शन की वजह से इजीली मूव कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। और जब आपको रुकना होता है तब आप क्या होता है? आपका नॉर्मल आगे लगता है। जब आप रुकते हैं तो आपका नॉर्मल क्या लगता है? आगे लगता है, और फ्रिक्शन पीछे लगता है। तब आप इजीली वहां पर स्टॉप हो जाते हैं, आप इजीली वहां पर रुक जाते हैं। तो इसका मतलब इंसान को चलाने के लिए भी स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरी है, और इंसान को रोकने के लिए भी स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल पीछे की तरफ लगा रही है, नॉर्मल पीछे की तरफ लगा रही है, तो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन अगर आगे की तरफ लगेगा तो बॉडी भी मूव कहां करेगी? आगे की तरफ लगेगी, कि फोर्स ज्यादा कहां है? आगे की तरफ ही है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी फ्रिक्शन के साथ चालाकी करती है और उसे बिना बताए उसके सहारे के साथ चल पाती है। तो इसी तरीके से कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चलता है, कोई भी हो। अब लेकिन सर कार में क्या होता है? आप देखिए कार का टायर क्या होता है, जो नीचे वाली सरफेस होती है केवल उसी पे ही नॉर्मल वॉर्मल या फ्रिक्शन लगेगा। तो जो नीचे वाला टायर होता है ये कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है। जब गाड़ी चलती है तो ये कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है। अगर ये ऐसे मूव करता है तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो फोर्स इधर लगा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि फोर्स? फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो बॉडी या जो कार है वो भी किधर मूव करेगी? आगे की तरफ ही मूव करते हुए हमें नजर आएगी। तो इसीलिए कोई सी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई कार या जिसका भी, या साइकिल या जिसका भी टायर राउंड शेप में होता है, फ्रिक्शन की वजह से आगे मूव करता हुआ नजर आता है। वरना सोचिए अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता तो हर 2 मिनट में, हर दो थोड़ी दूरी तय करने के बाद हमें क्या चेंज करने पड़ते? टायर चेंज करने पड़ जाते, क्योंकि फ्रिक्शन तो बहुत मजबूती से लगता है और रोड तो और ज्यादा रफ होती है, तो वहां पे और ज्यादा फ्रिक्शन लगता, और ज्यादा फ्रिक्शन लगता तो फिर तो टायर चेंज कर जाने पड़ते। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, टायर तो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। द रीजन इज बिकॉज क्योंकि हमारा वो जो टायर होता है वो इसी शेप में घूमता है। अगर आप क्या करेंगे, इन राउंड की जगह इस शेप के टायर लगा देंगे, तब फ्रिक्शन भैया पीछे ही लगेगा। क्योंकि फ्रिक्शन तब पीछे लगेगा, अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इसका मतलब है अब जो है उसको मूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो है कि ऐसे केस में आपका टायर घिस जाएगा, आपके वो कार इजी से चल भी नहीं पाएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कार, साइकिल या कोई से भी होते हैं उसमें ऐसे टायर का यूज नहीं करते, स्क्वायर टायर का यूज नहीं करते, हम राउंड टायर का यूज करते हैं। लेकिन जो ब्लॉक होता है, क्या जी, जो ब्लॉक होते हैं, जो इन शेप के होते हैं, जो ब्लॉक होते हैं, उनपे फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, उनपे ऐसा कोई भी केस नहीं होता। तो आप याद रखेंगे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो भी राउंड शेप वाले आपके व्हीकल्स वगैरह हो गए, उन सब में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? चलाने के लिए। इसका मतलब लिविंग थिंग्स एंड व्हीकल्स आर नॉट ब्लॉक्स, दे कैन एडजस्ट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। जो ब्लॉक होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन को उसी डायरेक्शन में लगा देते हैं और उसका वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आता है। लेकिन जो ब्लॉक होता है वो ऐसा नहीं कर पाता, और जिसकी केस में हमें उसका फ्रिक्शन पीछे की तरफ नजर आता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और या अन्य चीजें में क्या चीज है जो उसे आगे मूव कराने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से आपने फ्रिक्शन के इस टॉपिक को भी समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, टू ब्लॉक सिस्टम पर आपको कैसे फ्रिक्शन लगाना है, कैसे काम करना है, ये समझते हैं। अगर मैंने सिंगल ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था तो अगर वेलोसिटी आगे है तो फ्रिक्शन कहां लगता है? आपका पीछे की तरफ लगता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन ये हुआ, ये आगे जा रहा है ग्राउंड की फ्रेम में, तो ये चाहेगा कि मैं पीछे ढकेलूं, क्योंकि रिलेटिव मोशन आगे हो रहा है। तो फ्रिक्शन क्या कहेगा? उसका अपोज करना। इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन अगर मैंने टू ब्लॉक सिस्टम लिया
ये हमारा क्या है, टू ब्लॉक सिस्टम। ग्राउंड की फ्रेम में ये कहां मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ। अब इसका बताइए इसमें क्या होगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, अब इस वाले ब्लॉक के लिए क्या होगा, फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो ये इसका अपोज करने के लिए कहां फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ। तो इसका मतलब इसे फ्रिक्शन कहां मिल गया, आगे की तरफ। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, चलने लग जाएगा। तो इसलिए नीचे वाले ब्लॉक को चलाते हैं तो ऊपर वाला ब्लॉक अपने आप चल जाता है, वरना तो ये कहानी हो जाती है। देखिए अगर मैं इस कॉपी को चला रहा हूं तो भैया ये भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये वाला यहीं रह गया और ये आगे चला गया, ऐसा तो नहीं होता। या मैं अपने हाथ को अगर तेजी से हिलाऊं, या इसको मैं तेजी से क्या करता हूं, घुमाता हूं, तब क्या होता है, देखिए अभी भी एसी के ऊपर है, अब ये उसको छोड़ के वहीं चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अब जो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा था उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, और फोर्स कहां लगाया, पीछे की तरफ। तो इसलिए इनके बीच का कांटेक्ट छूट गया और वो वाला ब्लॉक वहीं रह गया और दूसरे वाला आगे की तरफ मूव कर गया। तो इसका मतलब क्या होता है, टू ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है सर, कि अगर वेलोसिटी आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। अब ऊपर एक ब्लॉक लगा है, उसे तो लगेगा कि मेरे पर फोर्स कहां लग रहा है, पीछे। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे की तरफ। क्योंकि फ्रिक्शन इससे आगे की तरफ लगेगा तो वेलोसिटी भी कहां आएगी इसकी, आगे की तरफ। तो इसीलिए आपका टू ब्लॉक फ्रॉम में आपका जो भी पार्टिकल है वो ऐसे मूव करते हुए नजर आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि दो ब्लॉक हैं, एक का मास है 20 kg और एक का मास है 10 kg। इससे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ है। ये वाली सरफेस स्मूथ है और ये वाली सरफेस है 0.5। हमने एक बार फोर्स लगाया है 10 की पावर -20 न्यूटन, एक बार फोर्स लगाया है 30 न्यूटन और एक बार फोर्स लगाया है 180 न्यूटन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सभी कंडीशन में एक्सीलरेशन निकालना है हर एक ब्लॉक का। चलिए समझते हैं। हमने क्या पढ़ा कि अगर इसका एफबीडी बनाते हैं तो फोर्स आगे लगाएंगे तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा और इससे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आ रहा है, म्यू इनटू नॉर्मल। आप दोनों को एक पूरा ब्लॉक कंसीडर एक ब्लॉक कंसीडर करिए, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है ना आगे की तरफ, तो इसका नॉर्मल कितना आएगा 10। इसका मतलब नीचे mg लगेगा तो नॉर्मल बराबर 100 आ गया। तो इसका मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 100। फ्रिक्शन तो इस वाली सरफेस पे लग रहा है तो नॉर्मल भी इसी का ही लेंगे, नीचे वाले का नहीं लेंगे। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 50 न्यूटन। अगर आपने 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया, बताएंगे देखिए क्या हो रहा है अभी केस में। आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन के लगाए गए फोर्स से कम है, मतलब आप दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। क्या करेंगे, दोनों एक साथ मूव करेंगे। हम सोच भी सकते हैं अगर मैं इसके ऊपर रख दूं और फिर चलाऊं, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है ये दोनों एक साथ चले। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों एक साथ चले। अरे सॉरी, पता नहीं। तो ये अपना फ्रिक्शन आ गया मैक्सिमम। इसका मतलब आपने जो फोर्स लगाया है वो आपके लगाए गए फोर्स से ज्यादा है, और हम समझते हैं कि हमारे जो ब्लॉक हैं उसके भी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एक साथ मूव करना चाहता है, एक साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो इसका मतलब है कि दोनों का एक्सीलरेशन क्या होना चाहता है, सेम रखना चाहता है। मतलब जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही एक्सीलरेशन इसका भी होगा। इसका मतलब a1 बराबर क्या जी, a2। और चूंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है तो हम पूरे को क्या मान सकते हैं, सिस्टम मान सकते हैं। तो पूरे का वजन कितना आ गया 30 kg,
और आप फोर्स कितने का लगा रहे हैं, और ये फ्रिक्शन क्या है, इंटरनल फोर्सेज है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया इस डायरेक्शन में, सिर्फ कितना लग रहा है, -20, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हो गया ना, दोनों एक साथ चल रहे हैं, ए एक्सीलरेशन के साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनका जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा जिसपे आई की तरफ इतना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है, 10⁻⁻20। टोटल इसका मास कितना है, 30 kg। तो दोनों का एक्सीलरेशन कितना आ गया, 10⁻20/30। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपनी एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। और यहां से हमें समझ आ गया कि यहाँ पर अपने दोनों जो ब्लॉक हैं, फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि जो दोनों ब्लॉक है वो अपने क्या करें, एक साथ मूव करें। तो वो एक साथ मूव करने के लिए क्या करेगा, हरसक प्रयास करेगा। फोर्स कितना लगा रहे हो आप, इससे कम लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। एक साथ मूव करेंगे तो यू कैन कंसीडर इट एट एक सिस्टम की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो वहां से एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻20/30। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि अब एफ का वैल्यू कितना दिया है, 30 न्यूटन दिया है। अब इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है, 50 न्यूटन। इसका मतलब अभी भी दोनों एक साथ मूव करेंगे, तो जो एक्सीलरेशन ऊपर वाले का होगा वही एक्सीलरेशन नीचे वाले का भी होगा। तो एफबीडी बना दें, तो इसमें 30 न्यूटन आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन बराबर MA 28। यहाँ क्या, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे, भाई कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा, और जो किसके बराबर आ जाएगा, tan A के। दोनों को जोड़ देंगे, 30 बराबर क्या आ गया, तो यहां से एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 1 मीटर/सेकंड²। या फिर मैंने क्या बताया, दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों का फ्रिक्शन कैंसिल आउट, इंटरनल फोर्सेस। तो मास इज इक्वल टू टोटल फोर्स, इसका मतलब 30 इज इक्वल टू 30A। इसका मतलब एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, 1 मीटर/सेकंड²। या तो डायरेक्ट कर दो या तो एफबीटी बनाए कर दीजिए, दोनों ही केस में अपना आंसर सेम आएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला है F बराबर 180 न्यूटन कर दिया, यही समझने वाली चीज है। अब अगर आपने जैसे अभी आप कर रहे थे वैसी कैलकुलेशन कर दी तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि अब आपने जो फोर्स लगाया है वो फ्रिक्शन के द्वारा लगाए गए फोर्स से ज्यादा है। तो कभी भी फ्रिक्शन से लगाए गए फोर्स से ज्यादा फोर्स आपने लगा दिया, तो इसका मतलब अब जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन आता है तो उसके केस में आपके जो ब्लॉक होते हैं ये कभी भी एक दूसरे के साथ मूव नहीं करेंगे, समझिए। जैसे कॉपी और ये पेन है, तो अगर मैं हल्का हल्का फोर्स लगाता हूं तो ये अपने इस सरफेस को छोड़ के नहीं जाता, लेकिन जैसे ही मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये पेन यहां से गायब हो गया। अब दोनों सेम एक्सीलरेशन के साथ नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे, द रीजन इज कि अब आपने जो फोर्स लगाया है वो फ्रिक्शन के द्वारा लगे फोर्स से ज्यादा हो गया है, और अब जो फ्रिक्शन आ रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसका मतलब अब दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा। तो अब इसकी एफबीटी कैसे बनेगी, इसका एक्सीलरेशन कुछ होगा, इसका एक्सीलरेशन कुछ होगा, इस पे पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इस पे इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू का वैल्यू कितना था, 0.5, और नॉर्मल कितना था इस वाली सरफेस पे 10। यहाँ पे कितना आ गया, 50 न्यूटन। कितना आ गया यहाँ पे फ्रिक्शन अपना, 50 न्यूटन। ठीक है, तो अब और ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो यहाँ एक्सीलरेशन A1 लगेगा और फ्रिक्शन काइनेटिक इधर लगेगा, कितना 50 न्यूटन। तो F बराबर MA, मतलब 50 बराबर कितना, tan A1। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 5 मीटर/सेकंड²। फर्स्ट ब्लॉक का ये आ गया। अब सेकंड ब्लॉक का निकाल के देखिए, A2 इधर फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक और इधर फोर्स F। तो MA2 मास कितना है, 20 A2 बराबर क्या, फोर्स ये वाला बड़ा है तो ये आ गया, फ्रिक्शन 180 मतलब फोर्स 180, फ्रिक्शन 50 डिवाइड बाय 20, 130/20। तो यहाँ से अपने एक्सीलरेशन कितना आ गया,
6.5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से भी दिख रहा है कि अब अपना जो फोर्स है, अब जो दोनों ब्लॉक है उनका एक्सीलरेशन सेम भी नहीं आएगा। तो यही केस है कि जब कब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, कब दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया और अपना जो टॉपिक था जो कि छूटा हुआ था उसको भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम यहाँ से आपको समझ आया होगा कि लिमिटिंग केस होता क्या है। लिमिटिंग केस होने का मतलब क्या है कि हमारे द्वारा लगाया गया वह फोर्स जो फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक। लिमिटिंग केस का मतलब क्या है कि जस्ट दोनों एक दूसरे की फ्रेम को, दोनों एक दूसरे कांटेक्ट को छोड़ने वाले हैं, वो लिमिटिंग केस होगा। और लिमिटिंग केस क्या आएगा कि जब ये वाला फोर्स फ्रिक्शन वाले फोर्स के बराबर हो जाए, मतलब बस 50 न्यूटन लगेगा, तब आपका जो ये भी कंडीशन होगा वो लिमिटिंग केस का कंडीशन बनेगा। तो इसका मतलब अगर मेरा जो फोर्स है वो 50 न्यूटन हो गया, अगर मेरा फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम कितना लग रहा था। अब हमें समझना है कि लिमिटिंग केस का मतलब क्या है बेसिकली। तो लिमिटिंग केस का मतलब हमारे द्वारा लगाया गया वह फोर्स, वह मैक्सिमम फोर्स जब आपका ब्लॉक आगे एक साथ मूव करे, और अगर उससे ज्यादा लगा दिया तो अब मूव एक साथ ब्लॉक नहीं करेंगे। तो समझिए हमें निकालना पड़ेगा ये, कैसे निकालेंगे। इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा था, 50 न्यूटन। अभी हमने क्या माना, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। अब इधर लग रहा है फ्रिक्शन और इधर लग रहा है फ्रिक्शन, इधर लग रहा है फोर्स F, इधर लग रहा है एक्सीलरेशन A। तो इसका मास है और इसका मास है ये। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आया था, 50 न्यूटन, वही पुरानी वाली कंडीशन। तो यहाँ पे एफबीडी क्या बनेगी और यहाँ एफबीडी क्या बनेगी। अब दोनों को प्लस कर दिया तो यहाँ कितना आ गया 30A। अब एक्सीलरेशन का वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं, इसी वाली इक्वेशन से। यहां से एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा 150 न्यूटन। तो अगर आपने 150 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया तो उसके केस में दोनों का एक्सीलरेशन क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर 150 न्यूटन से फोर्स कम लगाया या उसके बराबर कर दिया तो अपना जो फोर्स आएगा, मतलब अब जो दोनों एक्सीलरेशन आएंगे ब्लॉक के, वो क्या आएंगे, हमारे सेम आएंगे। तो ये लिमिटिंग केस कैसे निकालेंगे वो भी सीख लिया। आपको क्या करना, दोनों कैसे सेम कर देना है। अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो आपका ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेगा, और उससे कम या उसके बराबर फोर्स लगाया तो आपका ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। तो ये हमारी क्या होती है, लिमिटिंग कंडीशन होती है। आपको पता लग गया होगा कि कब ब्लॉक मूव करेगा, कब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, हमारी बॉडी कैसे चलती है, हमारी बॉडी का फ्रिक्शन कब लगेगा, आगे लगेगा, पीछे लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब आपने यहाँ पे सीख लिया। तो इस तरीके से हम अपने आज के इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं कल वर्क पावर एनर्जी के अगले लेक्चर। तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।